हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है। और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चार्ज और कूलम लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक। और कूलम लॉ के बारे में एक बात और बता दूं, ये कूलम लॉ जो है ये पूरा का पूरा रिलेट हो जाएगा अपना ग्रेविटेशन से। जैसा कूलम लॉ में जो कुछ भी हमने सीखा है वो पूरा ग्रेविटेशन में भी वैसा का वैसा ही फॉलो हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऐसा ही फॉलो होगा। ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेते हैं, फिर पूरा कंपेयर करा के दिखाता हूँ। ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो बताया गया ये था, रेशियो बोला गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किस लिए ये भी बता देता हूँ। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बताया गया ये रेशियो होता है फोर्स और चार्ज का। ठीक है। फोर्स और चार्ज का। अच्छा देखो, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक। वेक्टर को स्केलर से अगर डिवाइड करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा गया फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक। ये फार्मूला याद रखें, कई जगह पे काम आ जाता है। जब भी कहीं कुछ गड़बड़ हो तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगी इसकी, जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम, तो इसकी यूनिट बोलेंगे न्यूटन पर कूलम। ठीक है। और इसकी डायमेंशन की अगर बात करें, डायमेंशन, तो डायमेंशन कोई दिक्कत नहीं, इसकी डायमेंशन लिख दो, इसकी डायमेंशन लिख दो, डायमेंशन निकल आई। फोर्स की डायमेंशन होती है, ये कुछ याद रखनी पड़ेंगी, MLT-2, ये कुछ डायमेंशन अपने को याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है। और चार्ज Q इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है, Q इक्वल टू IT। ठीक है। आई की जो यूनिट होती, मतलब आई एम्पियर लिखते हैं, एम्पियर को ए से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कहीं पर आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसका डायमेंशन सिंबल को, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आई से भी कर सकते हैं, अगर ए से मिलता है तो ए से भी देख सकते हैं। तो और ये टी हो जाएगा। ठीक है। तो अपॉन आई टी। ठीक है। और ये दोनों ऊपर जाएंगे तो ये दोनों पर माइनस माइनस आ जाएंगे, तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा ये हो जाएगा MLT, और ये माइनस, ये +1 ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 -1 हो जाएंगे -3, और I -1। ठीक है। कहीं पर हो सकता है I की जगह पर A दे दिया जाए। ठीक। तो दोनों ही रख लिए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डायमेंशन को प्रूव कर सकते हैं और डायमेंशन भी इसकी फाइंड कर सकते हैं। कोई इसमें डायमेंशन वगैरह निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। यूनिट और डायमेंशन दोनों एकदम बहुत सिंपल टर्म होते हैं, बस हमें क्वांटिटी पता होनी चाहिए। हम उसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, डायमेंशन भी लिख सकते हैं। ठीक है। कुछ यूनिट अलग हो सकती हैं, अलग नहीं होती हैं, बस ये था कि पहले जो साइंटिस्ट लोग थे उनके नाम पे यूनिट बना देते थे। जैसे फोर्स की यूनिट तो रहती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी टर्म को बोल दिया गया न्यूटन। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और बात बाकी तो सब हम लोग केवल क्वांटिटी याद होने से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलो थोड़ा और देखते हैं। ये तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फार्मूला हो गया था। ठीक। अच्छा, अगर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पूछा जाए, ये एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है। क्यू का पॉइंट चार्ज, इससे किसी भी डिस्टेंस r पर यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है। तो हमेशा याद रखो इंटेंसिटी क्या होगी इसकी, और डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या होगी, ये सब चेक करने के लिए हमेशा याद रखो कि जहाँ पर भी फाइंड करना हो, ठीक है, तो इसके लिए आता है ई। देखो इंटेंसिटी ऐसे डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है। जिसकी वैल्यू रहेगी टेंडिंग टू 0, ये 0 को टेंड कर रहा होगा, मतलब बहुत 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 छोटा सा होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक। अब यहाँ पर इसकी वजह से फोर्स देख लेते हैं पहले, क्योंकि E इक्वल टू हमने अभी भी पढ़ा था F/Q था। ठीक है। क्यों ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वाला यहाँ क्यों रखा जाता है, ये वाला क्यों नहीं रखेंगे। ठीक है। तो पहले फोर्स देखते हैं। फोर्स क्या रहेगा, Q/r²। ठीक है। अच्छा, अब इस फोर्स को यहाँ पर डाल दें, यहाँ पर डालेंगे तो हो जाएगा KQ/r² और अपॉन Q। ठीक है। तो ये Q यहाँ चला जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक। तो E इक्वल टू बन जाएगा KQ/r²। ठीक है। और K की वैल्यू जानते ही हो, K इक्वल टू होता है 1/4πε0। और कोई न्यूमेरिकल अगर टर्म में इसको लिखना हो, मतलब कोई नंबर अगर हमें कभी दे दिए जाएँ तो इसको 9 × 10⁻⁹ लिखते हैं। ठीक है।
यूनिट की बात हम लोग पीछे कर भी चुके हैं, यूनिट अभी भी लिख सकते हैं, ठीक। ये हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम ये के हमारा ये लिख जाएगा, ठीक। तो ये बार बार ना लिखने की वजह से इतना बड़ा सा बार बार क्यों लिखो, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में थोड़ा के लिए चलते हैं साथ, ठीक। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारा फार्मूला निकल करके आएगा वो ये रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन देखना हो है, तो अब जैसे कोई भी चार्ज दे दिया जाए, मान लो यही क्वेश्चन था, ठीक। अब इसमें बोला गया था कि इस चार्ज की वजह से बताओ r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक। चलो भाई देख लेते हैं। तो फार्मूला तुम्हारे पास ये है, ठीक है। ये फार्मूला मैग्नीट्यूड तो बता देगा, लेकिन डायरेक्शन का क्या करें। डायरेक्शन देखने के लिए फिर से बेसिक पे आ जाओ कि ये फार्मूला फाइंड कैसे किया गया था। ये फार्मूला फाइंड किया गया था एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के, ठीक है। तो ये फार्मूले में चार्ज, इस चार्ज की वैल्यू कहीं भी नहीं आएगी, ठीक। ये सिर्फ डायरेक्शन देखने के बहुत अच्छा काम आएगा, ठीक है। तो देखो इस क्या करो, हमेशा जिस पॉइंट पर भी अपने को ये देखना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक, वहाँ पर हमेशा अपनी तरफ से अपने मन में एक सोच लो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर रखा हुआ है तो इसकी वजह से इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो इस पर फोर्स इधर आ जाएगा। ये टेस्ट चार्ज कभी नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रखते हैं, ठीक। तो ये डायरेक्शन हमारा इधर को मिल गया, पता चल गया ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये कभी नेगेटिव हो जाता है, मान लो एक चार्ज था, ये माइनस क्यू का था, बोला गया इससे r डिस्टेंस और बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो इस ये बता देगा, ठीक है। ये क्यू यहाँ पर लगा देंगे बस, इसमें तो प्लस माइनस रखना ही नहीं है, क्योंकि ये कूलम लॉ से आया है, कूलम फोर्स से ही तो निकल के आया। कूलम में तो हम केवल चार्ज के मैग्नीट्यूड का यूज करते थे, चार्ज के नेचर का तो करते ही नहीं थे, ठीक है। तो इसमें भी मैग्नीट्यूड ही रहेगा, ये प्लस माइनस से इसके कोई लेना देना नहीं, ठीक। तो ये तो चलो आ गया, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन का क्या करें, तो फिर से यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया, मान लिया हमने कि यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। अच्छा, तो अब ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, तो ये इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर को, तो इसका डायरेक्शन हो गया इधर साइड, ठीक है। अब ये अगर आई जे के टर्म में दिए जाए तो भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं इसको प्लस आई कैप लिख सकते हैं, इसको माइनस आई कैप लिख सकते हैं, बस ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ और लिखा हुआ हो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस या फिर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसे भी बताया जा सकता है इसको, ठीक है। तो डायरेक्शन और ये चीज़ें इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अच्छा, तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग कूलम लॉ में करते हैं वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर सकते हैं, समझा, सभी आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक। तो जैसे कूलम लॉ में एक आध हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे, एक ट्रायंगल लिया था, एक ट्रायंगल शेप में 3 चार्ज एक साथ रख दिए थे, ठीक। वो इसमें भी वही काम कर सकते हैं, इसमें बस एक चार्ज नहीं रखा जाएगा, 2 चार्ज रहेंगे, एक ये क्यू एक ये क्यू। बताओ इन दोनों की वजह से इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जबकि ये साइड ए है, ठीक है, साइड ए का इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक। तो इसकी वजह से देखते हैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। तो यहाँ पर डायरेक्शन देखने के लिए हम लोगों को एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा, वो तो चलो देख लिया कि यहाँ पर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी हम लोग अपना मान लेते हैं कि पॉजिटिव रखा हुआ है, तो इस पॉजिटिव की वजह से इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो इधर को होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इसकी वजह से इस पर डायरेक्शन इधर को होगा, तो नेट डायरेक्शन हमारा फिर से ये चला जाएगा, इसको लिख लेते हैं E1, इसको लिख लेंगे E2 और ये हो जाएगा E नेट, ठीक है। अच्छा, E1 E2 दोनों बराबर ही हो जाएंगे क्योंकि सारा डेटा एक जैसा ही है, ठीक है। तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू KQ अपॉन A स्क्वायर, ठीक, ये हो गया, ये लो, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बन गया, और यहाँ पर लिख लेते हैं इसको E मान लेते हैं, E1 E2 दोनों को E से कंसीडर कर लेते हैं। तो E नेट जो हमारा आएगा वो रहेगा, ये एंगल देखो है 60 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री, ठीक है। तो E नेट जो होगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा वो करके लिखते हैं, ठीक है। तो E1 भी हमारा E है, ठीक है, प्लस E2 भी E है, प्लस 2 E1 E2 मतलब ये भी E स्क्वायर
कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा होता है E1 और E2 के बीच का एंगल, E1 और E2 दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री पुट कर देते हैं। ठीक, अच्छा कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो इससे इसको उड़ा दिया, तो ये आ गया हमारे पास √3 E² लिखेंगे, तो E² बाहर आ जाएगा, तो E√3, ठीक है, E√3, और E का वैल्यू क्या है, KQ/A² और √3। अब एग्जाम में मोस्टली इसको ओपन करके लिखते हैं, ठीक है, तो ओपन कर लेते हैं, 1/4πε0 Q/A² और √3, आंसर हो गया ये अपना। ठीक है, अगर यहीं से आंसर दिया जाता है, तो यहाँ से वैसे मोस्टली देते नहीं हैं अपने TGT PGT के एग्ज़ाम में, ये नहीं देते, वो यहाँ से आंसर को बोलते हैं निकालने को। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया फाइनली। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मतलब बताया मैंने कि कूलम लॉ में कर सकते हैं, वो पूरे के पूरे इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी चीज़ें और पढ़ लेते हैं कि फिर एक साथ सभी क्वेश्चन होते चलें। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी देख लेते हैं जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइटिंग खराब हो सकता है इसलिए मैं बोले दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, +Q का चार्ज रखा हुआ है, तो सिंगल चार्ज है, कोई आसपास इसके नहीं है, तो इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, ये बेसिकली एनर्जी होती हैं, तो इसको चार्ज कर दिया, अब ये फील्ड लाइंस निकालेगा। ठीक है, और फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होती हैं, ये कुछ प्रॉपर्टी इनकी रहती हैं, ऐसे निकलेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होंगी, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ये हम लोग 11th-12th को पढ़ते थे, हैं वही वाली सारी प्रॉपर्टी। और इनकी डायरेक्शन देखना हो तो उस जगह पर टेंजेंट डाल देते हैं, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से चलती चली जाएंगी, और कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक। इनको कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, वैसे ये बेसिकली अपर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रैवल करती हैं। ठीक है, ये जो लाइंस होती हैं, ये लाइंस अपर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रैवल करती हैं। ठीक, तो लोअर पोटेंशियल इनको दिखता जा करके इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर जाने के बाद इनकी जो एनर्जी है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो ये उधर को ट्रैवल करती हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर पूछा जाए क्या ये इनफाइनाइट पे जाके रुक जाती हैं, नहीं, इनफाइनाइट पर जाने के बाद भी ये नहीं रुकती हैं। ठीक है, मतलब लोअर पोटेंशियल मतलब इनका जब पोटेंशियल 0 भी हो जाएगा तब भी ये नहीं रुकेंगे, ये चलती ही रहेंगी फिर भी। ठीक है, तो फिर कहाँ चलेंगे अभी देखते हैं। ठीक है, जैसे एक ये -Q का चार्ज रखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर लाइन से इसमें आएंगी, ये क्या है, लोअर पोटेंशियल, लोअर से भी लोअर पोटेंशियल मतलब माइनस में और चला गया, इसके पास कुछ था नहीं, जो कुछ भी था वो भी लूट के ले गए लोग। ठीक है, तो ये और माइनस चला गया, तो इसके पास इनफाइनाइट से लाइंस आएंगी। ठीक है, इनफाइनाइट से लाइंस आती हैं इसके पास। अभी देखो बोला ये कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, और इसके पास कहाँ से आती हैं, इनफाइनाइट से आती हैं। ठीक है, तो अभी एक बात हुई थी कि क्या ये इनफाइनाइट पर रुक जाती हैं, नहीं, अगर ये रुक जाती हैं तो इसके पास कैसे आती हैं। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट पर तो 0 हो गए, लेकिन ये इसका पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव, मतलब और भी कम हो गया। ठीक, तो इसलिए ये इनफाइनाइट का तो 0 है और ये माइनस है, नेगेटिव हो गया, तो और भी लोअर पोटेंशियल मिला, तो इनफाइनाइट से भी और चल देते हैं कि चलो और कम मिल रहा है और बर्बादी की तरफ चलते हैं, बर्बाद होने के लिए नेगेटिव की तरफ भाग चलते हैं। ठीक, तो इसलिए ये इनफाइनाइट से भी चली जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, और हमेशा ऐसे ही रहेंगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस, हमेशा रखना, ये टर्म कभी बदलती नहीं है, हमेशा ये कैसी रहेंगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, चलो, तो ये अलग अलग थे, बिल्कुल इंडिविजुअल, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक, अच्छा अब अपनी थोड़ी सी किताबों की तरफ भी जल्दी जल्दी चलते हैं कि
दो चार्ज रखे हुए हैं, प्लस क्यू का माइनस क्यू का, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं, निकलेंगी, देखो वही परपेंडिकुलर टू सरफेस ही निकलेंगी और इनफाइनाइट जाने के लिए ही निकलती हैं, ठीक है। लेकिन इनको पास में एक और नेगेटिव दिख गया, का ये तो इनफाइनाइट से भी कम है, इनफाइनाइट पर हम जाएंगे फिर लौट के आएंगे, उससे पहले है कि यहीं पर चले चलो, ठीक है। तो ऐसे मुड़ जाती हैं, ठीक, और इस पर फिर से परपेंडिकुलर टू सरफेस ही मिलती जा करके हैं, ठीक है। और लाइंस ऐसे 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 ये चलती चली जाती है, जैसे फिगर हम लोगों ने देखे थे, हैं इस तरह से ये बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है, समझा गया, ठीक है। वो इस ये अपना एक फिगर बन गया, ठीक। अच्छा, अब जरा चार्ज भी डिस्टर्ब कर करके देख लेते हैं किस तरह के डायग्राम बनेंगे और देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक प्लस 4Q का है, ठीक है, और यहाँ पर एक Q का चार्ज माइनस Q का चार्ज रखा हुआ है, ठीक। तो अपना डायग्राम देखो कैसा बनेगा, ये बड़ा चार्ज है पॉजिटिव है, ये छोटा सा नेगेटिव है, ठीक। तो लाइंस बड़ी स्पीड में निकलेंगी इनफाइनाइट पे जाने के लिए बड़ी ताकत से, ठीक है। और जैसे ही इसको देखा बहुत स्पीड से, एक तो ताकत इसके पास ज़्यादा है, ठीक है, तो बहुत स्पीड से निकले यहाँ से, ठीक। और इनफाइनाइट पे जाने के लिए अब ये जैसे ही इसने देखा इन लाइंस ने कि यहाँ तो नेगेटिव रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे क्यों जा रहे हैं, ठीक, तो तुरंत ब्रेक लगाया, यार गाड़ी पलटो 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 पलटो, तो ऐसे घूम जाएंगे, ठीक है। ये भी ऐसे निकलेंगे, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा जा करके, ठीक है, समझा गया। डायग्राम ऐसा बनता है, एक बड़ा हो इधर छोटा हो तो ऐसा, ठीक है। अच्छा, अगर इधर वाला बड़ा हो जाए तो डायग्राम कैसा रहेगा, मान लो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो अपन लोगों को सॉल्व कर लेना। तो अगर -4Q हो जाए, ठीक है, ये Q है, ठीक। तो देखो अब निकलेंगे इनफाइनाइट जाने के लिए, लेकिन ये ताकतवर है, ये कह रहा है किधर जा रहे हो, इधर चलो, ठीक है। तो ये खींच लेगा सभी को, ये भी बेचारा ऐसा जाएगा, ऐसा चिपक जाएगा, ठीक। ये ऐसे निकलेंगे और ऐसे चले जाएंगे, मतलब उसका उल्टा डायग्राम ऐसा वाला ये बनेगा, ठीक है, समझे। तो ये इनका ये हो जाता है, ठीक। अच्छा, और देखो कैसा रहता है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे तो पॉजिटिव, जैसे Q और Q हो जाए दोनों, ठीक है, तो इनका क्या रहेगा कि एक लाइंस बिल्कुल बीच में, यहाँ पर ही न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, ये ऐसे जाएंगे ऐसे चले जाएंगे, ये इधर से जाएंगे, इनको ये धक्का दे देगा, इधर घूम जाएंगे, और ये लाइंस ऐसे नीचे भी इसी तरह से ऐसे इस तरह से ये चलते चले जाएंगे, ठीक है, अगर बराबर बराबर के हैं, ठीक। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये थोड़ा इधर धक्का दे देगा, ठीक है, तो इधर से न्यूट्रल पॉइंट इधर सरक जाएगा, ठीक, इधर से चले जाएंगे। ये ज़्यादा हो जाएगा तो न्यूट्रल पॉइंट इधर हो जाएगा, ठीक है। इसी का उल्टा अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं तो यही सिस्टम जैसे जाने वाला है ऐसे आने वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चार्ज के लाइंस देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक, ठीक है। अच्छा चलो, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, थोड़ा गंदा हो सकता है लिखा हुआ, तो बता दिया इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रियल टाइम पोटेंशियल नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, रियलिटी हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही होती है, पोटेंशियल जैसी कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, ठीक। तो इसको लिखा जाता है डेल्टा वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेशियो होता है वर्क अपॉन चार्ज का, याद रखना हमेशा इसको, ठीक है। वही इनफाइनाइट से चार्ज लेकर के आते हैं और किसी भी आर डिस्टेंस तक लेकर के आते हैं, यहाँ से वहाँ तक लाने में किया गया वर्क डन ही पोटेंशियल के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट होकर इस तरह से लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता रहा, अभी पोटेंशियल में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा वी का मतलब इसकी यूनिट अगर लिखें तो ये हो जाएगी जूल पर कूलम, ठीक है। वर्क ये लिखा हुआ है, वर्क की यूनिट जूल होती है और इसकी कूलम हो जाएगी, ठीक है। और इसकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं,
डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो वर्क मतलब ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स mL_t-2 और फिर L हो जाएगा तो mL2t-2 अपॉन कूलम, कूलम Q इक्वल टू IT, ठीक है। तो ये डायमेंशन हो गई, ठीक। इसको ऊपर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा mL2t-3I-1, ठीक है, ठीक है। इस तरह से इसके डायमेंशन भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसको और डेल्टा को हम लोग जानते हैं चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको लिखते हैं, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है, इक्वल टू W/Q, ये हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब जो अपने बोर्ड की किताबों में दिया जाता है कि पोटेंशियल कैसे बताते हैं, तो पोटेंशियल बताने का तरीका ये होता है, एक टर्म को इनफाइनाइट ले लेते हैं, मतलब इनिशियल जो था वो इनफाइनाइट पर था, पहले इनफाइनाइट पर रखा हुआ था, फिर किसी एक डिस्टेंस पे लेकर के आ गए, जैसे ये Q चार्ज है, ठीक है, इसके फील्ड में इनफाइनाइट से कहीं से उठा करके लाए और यहाँ पर रख दिया करके, ठीक। तो इनिशियल इनफाइनाइट पर था, इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 माना जाता है, ठीक है। तो V फाइनल को हम फिर V कंसीडर कर सकते हैं, तो ये तो हो गया 0, ठीक है, इनफाइनाइट पे होने की वजह से, तो V इक्वल टू हो गया W/Q, इसको बोलते हैं पोटेंशियल, लेकिन ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही बोला जाता है, ठीक है, समझा क्या। तो एक बुक होती है S.C. वर्मा की, मैंने बताई भी है, तो उसमें कहीं पर भी पोटेंशियल कोई शब्द लिखा ही नहीं होता है, हमेशा हर जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखते हैं। IIT भी कभी भी अपने किसी भी क्वेश्चन पेपर में कहीं पर भी पोटेंशियल बोलता ही नहीं है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस, कहीं पर भी पोटेंशियल उसके में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। ये वो बात अलग है, ये 0 से हम लोगों ने डिफरेंस निकाल लिया, तब ये फाइनल का फाइनल ही हमारे पास रिजल्ट बच गया, तो ये क्या पोटेंशियल थोड़ी हो गया है तो रिलेटिव में पोटेंशियल डिफरेंस ही, क्योंकि 0 से तुमने कंपेयर कर लिया इसको, ठीक है। तो ये पोटेंशियल इस तरह से, ठीक। अच्छा, अगर सिंगल चार्ज के लिए इसका फार्मूला देखते हैं, और पोटेंशियल ये जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, दोनों स्केलर से ये स्केलर ही बनेगा, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक, ये पोटेंशियल, समझा। अच्छा अब इसके लिए अगर पॉइंट चार्ज के लिए किसी का पोटेंशियल पूछा जाए, ठीक, जैसे Q है, इसके लिए किसी भी R डिस्टेंस पर अगर अपने को पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो काफ़ी लंबा सा प्रोसेस का रहता है, वही वर्क निकालते हैं, फिर इधर से थोड़ा सा dx से डिस्प्लेस करते हैं, फिर लिमिट लगाते हैं कि इनफाइनाइट से ले करके आए, तो उससे अपना उसकी ज़रूरत नहीं है, अपने को डायरेक्ट फार्मूले पे ही काम आता है। तो डायरेक्ट फार्मूला इसका रहता है V इक्वल टू KQ/R, ठीक है, निकल के आ जाएगा KQ/R, ठीक है, ये हो जाता है अपना V, ठीक। और K को अगर ओपन कर दें तो 1/4πε0 Q/R, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग पोटेंशियल लिख सकते हैं एक पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक। तो फार्मूला हमारे पास ये हो गया, एक फार्मूला ये भी है V इक्वल टू W/Q, यहाँ से भी काम करेंगे, ठीक। और अगर पॉइंट चार्ज की कहीं बात आ जाती है तो इसका भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ा और आगे देखते हैं, ठीक। और ये स्केलर है तो ये और अच्छा रहा कि इसमें अब हमें डायरेक्शन ऐसे देने का कोई लफड़ा नहीं, जहाँ भी हो सीधा सीधा ऐसे चिपकाते चले, सबको ऐड करते चले जाओ, ठीक। अच्छा, अब देखो कुछ कॉमन टर्म जो कूलॉम लॉ से फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सब में पूछ सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें चलते हैं। हम लोगों ने अभी तक पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा था, हैं, अभी तक हम लोगों ने पॉइंट चार्ज एक तो भगाए भी नहीं थे, मूव नहीं कराया था, ठीक, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी अभी नहीं पढ़े थे, तो इन सबको भी ज़रा देख लेते हैं। जैसे एक पॉइंट चार्ज ये रखा है Q, ठीक है, और इसको फिक्स किया हुआ है, इसको फिक्स्ड कर दिया है, ठीक। एक कोई चार्ज रखा है R1 डिस्टेंस पर, स्मॉल q, ठीक है, मास m, वैसे ये काम आएगा नहीं, काफ़ी लंबा सा इसमें हो जाता है, इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, और इसको रिलीज किया है, रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये छूटा यहाँ से, जैसे ही यहाँ से छोड़ा, ठीक, यहाँ से भागा और किसी डिस्टेंस R2 पर, ये R1 यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, और R2 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है,
ठीक। तो R2 पर जब ये पहुंच गया, ठीक है, R2 डिस्टेंस पर पहुंच गया, तब इसकी वेलोसिटी बताओ इस चार्ज की। ये इधर भागता जा रहा है, तब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग थोड़े इंटीग्रेशन का हेल्प ले लेते हैं। A इक्वल टू v dv अपॉन dx का यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डिस्टेंस ही तो दिए गए हैं। अब तो अपने को एक्सेलरेशन लिखना होता है यहाँ पर, ठीक, क्योंकि यहाँ पर अपना फोर्स लिखेंगे। फोर्स लिखने के लिए फोर्स के बाद एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसको जो सॉल्व करने का तरीका यही रहता है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। देखो, क्योंकि फोर्स कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रही है, तो फोर्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक, देखो डिस्टेंस बढ़ रही है, फोर्स डिक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये इसलिए ऐसा होता है। वैसे अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं गलत बता रहा हूँ, गलत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों के सेम है। ठीक, इसलिए ये वेलोसिटी अभी डिक्रीज नहीं हो सकती है, क्योंकि फोर्स का भी इधर ही डायरेक्शन है, वेलोसिटी का भी इधर ही डायरेक्शन है। वेलोसिटी तब डिक्रीज होती है जब इनके डायरेक्शन अपोजिट हो जाते हैं। अगर दोनों के डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट डिक्रीज होगा, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, रेट अलग चीज़ होती है। रेट, वेलोसिटी चेंज होने का जो रेट होता है वही एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फोर्स लिख लें। अगर इस पॉइंट पर फोर्स देखेंगे तो वो मिलेगा K और Q अपॉन R2 स्क्वायर, और F को लिख सकते हैं MA। ठीक है, MA, तो A हमें यहाँ से मिल जाएगा m का यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, इस a को यहाँ पे पुट कर देंगे, R1 से R2 की लिमिट लगा देंगे, अपने को v मिल जाएगा। ठीक है, v dv इक्वल टू a dx। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो ये इंटीग्रेशन हो गए। ठीक, ये 0 से v तक कोई जा रहा है, ये R1 से R2 तक जा रहा। ठीक है, तो a की वैल्यू Q अपॉन m, इतना तो कांस्टेंट हो गया। ठीक, और 1 अपॉन आर स्क्वायर और dx, मतलब इसको भी dr कर लो, नहीं तो फिर गड़बड़ लगेगा है, क्योंकि ये भी डिस्टेंस, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट को ये भी बता रहा है, ये भी डिस्प्लेसमेंट वही टर्म है। ठीक, तो यहाँ पर dr कर लेते हैं, इंटीग्रेशन R1 से R2 की लिमिट पुट कर लेते हैं, बस इसको इंटीग्रेट कर लो, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यहीं से हमारा आंसर निकल आएगा। v का हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 2 इधर चला जाएगा, और r 1 अपॉन आर स्क्वायर का होता है -1/r, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, मतलब 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल टू, मैं डायरेक्ट करता चलाता हूँ। ठीक, तो 2 इसका इधर दे देते हैं। ठीक, तो 2 Q अपॉन m, और ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और ठीक, ये फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, ठीक, वैसे यहाँ तक पूछता तो नहीं है, अभी तक कभी नहीं ऐसा पूछा गया, इतना गंदा पूछ ले। वैसे पूछते हैं, थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन के टर्म भी कहीं करा लेते हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा काम करवाते हैं, मोस्टली वहाँ पे ज़्यादा ये सब करवाते हैं। ठीक है, और 4-5 क्वेश्चन, लगभग 3 से 5 क्वेश्चन हर साल इसके पूछे जाते हैं इसी चैप्टर से। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग इस तरह से फोर्स के साथ में ये फाइंड कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं ज़रा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, पोटेंशियल, तीनों चीज़ें हम लोग फाइंड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था इस तरह से है, और ये एक रॉड थी। ठीक, रॉड, अब ये रिंग ले लेंगे, मोस्टली रिंग ज़्यादा फेमस होता है। बस मैं ऐसे ही करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी लेंथ ले लेते हैं, कोई भी L लेंथ है। ठीक, और इस पर चार्ज ले लो या चार्ज डेंसिटी ले लो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चार्ज ले लेते हैं Q चार्ज, इस पर पूरे पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, और यहाँ से कोई स्मॉल r डिस्टेंस पर एक छोटा चार्ज Q रखा गया है। ठीक है, इस पूरे रॉड की वजह से इस पर फोर्स कितना आएगा वो देखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगर हम इस टुकड़े का ले तो इसकी वजह से अलग फोर्स मिलेगा, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी,
तो फोर्स भी चेंज होता जाएगा। तो अब ये तो पूरा का पूरा वेरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक है। तो अब इस कंडीशन में जब भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो हमेशा इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि किसी x पर जाकर dx का इसमें से एक एलिमेंट निकाला, ठीक, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए अपने को एलिमेंट की ज़रूरत होगी, बिना इसके तो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। dx का एक एलिमेंट निकाला, तो इस पर मान लिया चार्ज छोटा सा कोई dq का चार्ज होगा, ठीक है। तो चार्ज कैसे लिखते हैं, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जैसे मास लिखा जाता है, मास इक्वल टू मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अपने 3 टाइप के होते हैं, एक तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसी तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने 3 तरह के होते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 टाइप के ही रहते हैं, एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि पतला सा रॉड लिया गया है, ठीक है। ऐसे में सोचना ये मोटा सा दिख रहा है, ये दिखाने के लिए केवल ऐसा लेकिन पतला सा रॉड है या वायर बोल सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए सिंबल यूज करते हैं लैम्डा का, ठीक है। तो लैम्डा इंटू लेंथ है, मास डेंसिटी इंटू लेंथ, कितनी लेंथ का आपने को फाइंड करना है, dx का, यहाँ पे dx लिख लेते हैं, ठीक। अगर इसको लिखने में किसी को दिक्कत आ रही हो तो मैं उसका मास का अलग से वीडियो हम लोग बना लेते हैं, एक बनेगा भी, उसमें वो मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है, उसको बना के डालेंगे, तब उसको देख लेना। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे जैसे मास का लिखा जाता है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही इसका भी लिखते हैं, ठीक है। डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, ठीक। अच्छा, लैम्डा होता है यहाँ पर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल चार्ज है क्यू अपॉन वॉल्यूम, कितना है, वॉल्यूम मतलब इसका लेंथ लेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें लेंथ ही है, थिकनेस तो इसके लेंथ के कंपेरिजन में बहुत कम मानी जाती है, तो इसका लेंथ हो जाएगा एल, तो क्यू बाई एल, ये हो गया डेंसिटी इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना डी क्यू, ठीक। अब चलो इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स लिख लेते हैं, तो छोटा सा कोई फोर्स आएगा डी एफ इक्वल टू लिखा जाएगा के छोटा क्यू, और ये वाला यही इसी की वजह से तो हम फोर्स वहाँ पर देख रहे हैं, बस इस डी क्यू की वजह से, ये जो डी क्यू का पार्ट है बस इसकी वजह से यहाँ पर हम फोर्स देख रहे हैं। तो के क्यू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्स, ठीक। अच्छा, अब ज़रा लिमिट भी दोनों साइड लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक चलना है, देखो ज़रा कहाँ से कहाँ तक चलना है। यहाँ पर ये पहला पार्ट तो अपने को r पर मिल रहा है, यहाँ से r डिस्टेंस पर, और लास्ट वाला पार्ट अपने को मिल रहा है r प्लस एल डिस्टेंस पर। तो लिमिट लगा लेते हैं r से r प्लस एल का, ठीक है। तो df का हो जाएगा f इक्वल टू, और k q तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है, समझेगा। और डी क्यू की जगह पर हम लोग पुट कर लेते हैं, यहाँ डी क्यू है, डी क्यू की जगह पर रख लेते हैं क्यू बाई एल डी एक्स। नहीं सोचोगे डी क्यू एलिमेंट है, एक्स को कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसको नहीं, डी क्यू की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो ये के क्यू अपॉन एल ये तो बाहर निकल गया, और -1/x, तो लिमिट उल्टी करके लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस एल, ये फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर है, बस सॉल्व हो गया। कौन सा इसमें से खतरनाक सा काम था, समझा गया। बस ये देखना है कि इसमें कहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करना है, कहाँ पर नहीं करना है, बस सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। चलो और देखते हैं ज़रा, बता दिया मैंने। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता, ठीक है, तो सिर्फ ये वाला चार्ज नहीं होता, पूरा फार्मूला यही आता। फिर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोला जाता तो ये वाला चार्ज हम लोग लिखते नहीं, सिर्फ ये पॉइंट होता, ठीक है। तो ये चार्ज नहीं लिखते, तो ये वाला ये छोटा क्यू नहीं होता, पूरा का पूरा यही प्रोसेस फिर से कर रहे होते, और आंसर भी यही होता, सिर्फ इसको हटा करके, इसको हटा दिया, अब ये ई बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ठीक है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, पोटेंशियल अगर पूछा जाता तो पोटेंशियल भी यही मतलब सेम यही पोटेंशियल भी आ जाता, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं रहता, पोटेंशियल में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, यहाँ पर इसका 1/x का इंटीग्रेशन log x आ जाता है, ठीक है। तो ln x के टर्म में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते, तो हमारी वैल्यू जो आ जाती वो रहती, इसको भी हटा देते, अगर पोटेंशियल फाइंड करते तो यहाँ पर dv लिख लें, और इसको 1/x का हो जाएगा ln x, तो लिमिट हो जाती ln ये बन जाता k q बाई एल, और ln
आर प्लस एल अपॉन आर। ठीक है, इस तरह से इसको लिख लेते हैं, ये हमारा पोटेंशियल हो जाता। ठीक, अगर पोटेंशियल पूछा जाता तो ये पोटेंशियल होता। ठीक है, तो इस तरह से हम एक ही पे तीनों काम कर लिए। ठीक, अच्छा चलो रिंग पर चलते हैं। रिंग ज़्यादा फेमस होता है अपने में, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग। ठीक, अच्छा, इस रिंग के एक्सिस से किसी भी पॉइंट एक्स पर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं, कभी पोटेंशियल पूछ लेते हैं, कभी फोर्स पूछ लेते हैं, तो हम सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। ये आर रेडियस का रिंग था जिस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, पूछा जाएगा। अब इसके एक सेंटर से एक्सिस पर एक एक्स डिस्टेंस पर कोई भी एक पॉइंट बता देंगे, एक्स डिस्टेंस ए डिस्टेंस पर किसी भी एक पॉइंट कंसीडर किया गया और इस पॉइंट पर फोर्स बताओ। पहले फोर्स देख लेते हैं। यहाँ पर एक चार्ज रख दिया Q, तो इस पूरे रिंग की वजह से इस पर फोर्स कितना आएगा। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं फोर्स से। तो इसके लिए देखो पूरी रिंग है, ठीक है, अब ये पूरी रिंग रखी हुई है। अब इस पूरी रिंग की वजह से तो यहाँ पर भाई निकाल नहीं सकते एक साथ। ठीक, तो हम क्या करें, इसके टुकड़े कर दिए, DQ 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 DQ, पूरे के टुकड़े ले लिए। ठीक है, अच्छा DQ का एक टुकड़ा यहाँ से निकाला, इसकी वजह से देखा यहाँ पर जो इस पर फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इधर को मिला। ठीक है, अच्छा, ठीक, अच्छा ये एंगल मान लिया हमने कोई थीटा है। ठीक है, अब एक ऐसे टुकड़ा इधर से भी जरा देखा कि कौन कौन से इसके एलिमेंट कटेंगे, कौन से जुड़ेंगे, ये देखने के लिए। ठीक, ऐसा नहीं कि इधर से ही सिर्फ दो ही लेते हैं, दो नहीं, इनफाइनाइट DQ इसमें से निकाले गए हैं, सभी की वजह से देखते हैं। ठीक, सभी, ये पूरी रिंग है तो इनफाइनाइट इसमें पूरे अलग अलग हैं। ठीक है, सभी की वजह से देखते हैं। एक पहले ये देख लिया, इसकी वजह से इधर को डायरेक्शन मिल रहा है, इधर को। ठीक है, और नीचे वाले की वजह से देखा तो इसकी वजह से इधर को मिल रहा है, इधर वाले की देखेंगे इसकी वजह से इधर को मिलेगा, इस वाले से देखेंगे इसको इधर को मिलेगा, इससे देखेंगे इधर 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 इधर, चारों ओर ऐसे ऐसे डायरेक्शन बनते चले जाएंगे। ठीक, तो हम दो को देख के कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। इनफाइनाइट को कैसे लिखेंगे, हैं कितने टर्म बनाओगे, तो इसकी वजह से देखा, इसकी वजह से देखा तो डायरेक्शन ये मिला। ठीक, अच्छा, अब अपने को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसके कंपोनेंट कर लिए। ये DF था, ठीक है, E नहीं निकाल रहा है, VF निकाल रहे हैं, तो DF। ठीक, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, तो ये हो गया DF कॉस थीटा, ये हो गया DF साइन थीटा। ठीक, ये अगर एलिमेंट निकालने में किसी को दिक्कत होती है तो एक बात याद रखो, एंगल तो फाइंड कर लो भाई, एंगल निकालना ये 10th क्लास तक का काम है, तो इतना तो आना चाहिए है। तो इसके बाद एलिमेंट लिखने के लिए सबसे अच्छा एक तरीका कि जो बेस हो, जिस बेस पर एंगल बना हो उसको कॉस लिख दो, उसके परपेंडिकुलर वाले को साइन लिख दो, परपेंडिकुलर वाले को साइन लिख दो, और जिस बेस पर एंगल है उसको कॉस लिख दो, बस। और ये क्वांटिटी सबके साथ में मल्टीप्लाई कराते चले जाना है, बस ऐसे एलिमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया DF कॉस थीटा। ठीक, अच्छा, अब इधर वाले को लिखते हैं, ये भी तो DF है, तो इसकी वजह से भी लिखेंगे, तो एक DF, ये इधर से भी थीटा रहेगा। ठीक है, तो ये भी फिर से थीटा मिलेगा, तो DF कॉस थीटा एक इधर से भी आएगा, और DF साइन थीटा एक इधर से भी मिलेगा। ठीक, इस तरह से दो नहीं, इनफाइनाइट है, सबका DF DF DF, सबका DF कॉस थीटा इधर को ही जा रहा है, सभी के DF साइन थीटा वो इधर 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 सब में परपेंडिकुलर भाग रहे हैं, मतलब सभी डायरेक्शन में। जैसे ये है तो इसके इधर 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 सब में चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा पूरा एक रिंग ऐसा बना दिया DF साइन थीटा ने, इसने भी ऐसा पूरा बना दिया। ठीक, अब DF साइन थीटा सभी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक, तो ये इसको, ये अपने अपोजिट को इसको मार देगा। ठीक है, इधर वाला दूसरा कोई अपोजिट होगा वो अपने अपोजिट को मारेगा, तो सारे अपोजिट खत्म हो करके DF साइन थीटा का कोई भी इफेक्ट नहीं बचेगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और DF कॉस थीटा जो है वो सब एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं, वो सब करे सब लोग इधर चलो इधर चलो। ठीक है, तो ये इफेक्टिव बच जाएगा। ठीक, तो अपने पास जो फोर्स बचेगा, F फोर्स जो बचेगा वो रहेगा DF कॉस थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ DF कॉस थीटा। ठीक, अच्छा इंटीग्रेट करते हैं तो DF की वैल्यू क्या रहेगी, DF हो जाएगा, देखो ये x है ये r है। ठीक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का सीधा डिस्टेंस लिया जाता है। ठीक, ये कोई छोटा r मान लो, छोटा r की वैल्यू हो जाएगी √r² प्लस x²। ठीक, तो F होता है Q1 Q2/r²। ठीक है, तो इसको लिखेंगे DF को K, फिर यहाँ लिख लेते हैं K
क्यू डी क्यू अपॉन, ये क्यू अलग है, ये डी क्यू अलग है, ठीक है, इसको बड़ा लिख लेते हैं, नहीं तो इंटीग्रेशन में दिक्कत आ सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें, ठीक है। डी क्यू अपॉन छोटा आर स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस का आर स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ पर डी एफ की वैल्यू डालते हैं, अपने को तो डी एफ कॉस थीटा चाहिए, ठीक है, तो डी एफ की ये वैल्यू डालते हैं, तो ये हो जाएगी डी एफ के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और कॉस थीटा, ठीक। अच्छा एलिमेंट तो डी क्यू है, सिर्फ इतने बचा, तो इंटीग्रेट भी इसी को करेंगे, 0 से q का लिमिट लगा देंगे, तो डी क्यू का भी हो जाएगा q। तो याद रखो इसका पूरे का q ही ले लो एक साथ, ठीक। कहीं पर भी आए किसी भी रिंग के लिए पूछे तो हमेशा ऐसे लिख देना k q और पूरा इसका भी चार्ज q अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स हो गया, ठीक। कॉस थीटा, अब कॉस थीटा तो हमने कंसिडर किया था, है, तो इसकी तो वैल्यू अपने को रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखते हैं, ये देखो थीटा है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारे पास x, हाइपोटेनस है हमारे पास r, ठीक, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर, अब चलो इनकी वैल्यू भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, के क्यू और एक्स अपॉन, इस आर स्क्वायर को लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसको लिखेंगे रूट के साथ, रूट की पावर होती है 1/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा आंसर है। समझा क्या, ठीक है। तो फोर्स ये निकलेगा करके, ठीक है। अच्छा अब ये तो चलो फोर्स हो गया है। अब एक पूछ लेते हैं कभी कभी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं बता दूं, वैसे वहाँ करना नहीं है, ये रटा हुआ काम होता है कि फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी जा करके x = r/√2 पर, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इधर तो फोर्स कम होता चला जाता है, लेकिन यहाँ पर सेंटर पे भी तो जीरो होता है, क्योंकि सेंटर पर कोई चार्ज को रख दोगे तो वो भी तो जीरो होता है, ठीक है। रिंग के सेंटर पर अगर किसी चार्ज को रखते हैं, चारों ओर से बराबर फोर्स लगेगा तो जीरो हो जाएगा नेट फोर्स, ठीक। चलो इस फार्मूले को भी ज़रा चेक करके दिखा देते हैं कि ये जीरो कर रहा है कि नहीं। देखो यहाँ से उठा करके चार्ज को यहाँ रख दो, मतलब x को क्या कर दिया, जीरो, x को जीरो किया तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन गया, जीरो। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो पहले थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर जब डिस्टेंस जब ज़्यादा होने लगेगी तब कम भी होने लगेगा, ठीक। तो वो निकल के आता है r/√2 पर मैक्सिमम फोर्स होता है। मैक्सिमम, जहाँ पर मैक्सिमम फोर्स होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम का पूछा जाए तो ये, फोर्स मैक्सिमम पूछा जाए तो भी यही, ठीक है, r/√2 पर यहाँ कहीं पर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होते हैं, ठीक। मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको फोर्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। जैसे डिस्टेंस के साथ में निकालना है, कितनी डिस्टेंस पर मैक्सिमम फोर्स होगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, dF/dx = 0, 0 से इक्वेट करा देंगे। तो जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करो, 0 से इक्वेट कराओ तो यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। करा के चेक भी कर सकते हो। वैसे इसकी एप्लीकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये अपने को रिजल्ट याद रहे। ये रिजल्ट अगर नहीं भी याद रहे तो हम लोग इतना तो प्लॉट कर ही सकते हैं, ऐसे ऐसे जल्दी से बनाओ फटाफट। और ये देखो, ये अच्छा DF cos थीटा होगा तो DF की वैल्यू हम इधर लिख लेंगे, और DQ का तो इधर से Q ही हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हम लिख सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट इस जगह पर आ सकते हैं, इस स्टेप पर, ठीक है। cos थीटा के साथ में इस स्टेप पे आ जाएंगे, KQ/r² और cos थीटा जैसे सोचेंगे तो हम लोग एक डायग्राम बना चुके होंगे, तो वहाँ पर तुरंत ऐसा लिख सकते हैं, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू को ये, और ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, मैंने ये हटा दिया, चलो दोबारा से बना लेते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकते हैं, अभी हम लोगों ने फोर्स का निकाला था, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकते हैं, किसी भी x डिस्टेंस पर रेडियस r है इस रिंग का, तो इसमें भी वही काम, dq का एलिमेंट लेंगे, q पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो dq का एलिमेंट निकालेंगे, और फिर से वही काम, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो de का एक निकलेगा, ठीक। तो ये जो df रहेगा, मतलब de जो निकलेगा, बिल्कुल इसी तरह से ऐसे ही फाइंड उसमें भी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक कंपोनेंट इधर होगा, एक इधर होगा, ये थीटा, ये स्मॉल r = अंडर रूट r² प्लस
एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा, इस बेस पर एंगल है तो इसको लिखेंगे डी ई कॉस थीटा, ठीक। तो अब इसको डी ई जो लिखा जाएगा या ई जो लिखेंगे वो लिखेंगे डी ई कॉस थीटा, ठीक। और जो फाइनल आंसर अपना निकल करके आएगा वो हो जाएगा के, अब यहाँ पर तो कोई चार्ज है ही नहीं तो इस वाले छोटे चार्ज को हटा दो, तो के क्यू और अपॉन आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका रूट तो कैंसिल ही हो गया है, ठीक। इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हट गया क्योंकि फार्मूले में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इससे रूट कैंसिल हो गया, इनटू कॉस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन आर, तो एक्स अपॉन आर ये रूट में रहेगा 1/2 मतलब इस पर पावर 3/2, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और मैक्सिमम कहाँ पर होगा, x/√2 पर। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैक्स कहाँ पर मिलेगा, ई मैक्स मिलेगा x = r/√2 पर, आंसर, ठीक है। अच्छा, अब पोटेंशियल की अगर बात कर लें, ठीक है, इसमें पोटेंशियल भी देख लेते हैं, v को भी ज़रा चेक कर लेते हैं। v में अपने को डायरेक्शन देखने का कोई लफड़ा नहीं, डायरेक्शन को तो पूरे हटा दो, ठीक है। तो v को अगर यहाँ पर देखेंगे तो उसका भी सेम v = क्या होता है, k/q/r ऐसा लिखते हैं, ठीक। चलो इसी में डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं, k ये वैल्यू तो पूरी q रहेगी, q अपॉन r कितना हो जाएगा, r तो सीधा सीधा यही हो जाएगा, मतलब √r² प्लस x², यही आंसर है। इसमें डायरेक्शन तो देखना ही नहीं है v में, ठीक है। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट किया आंसर, ठीक है। अब इसको ऐसे रूट करके दिखा दे या फिर पावर 1/2 लिख दें, क्या फ़र्क पड़ता, वही तो लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, फोर्स सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर डिस्क वगैरह कहीं मान ली तो फिर अपने को काफ़ी चीज़ें इसमें इंटीग्रेट करनी पड़ जाएंगी, है वो शायद करेगा नहीं, फिर बहुत भारी सा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो उसमें रिंग मान करके पूरी डिस्क को रिंग मान के और लिमिट लगा के अपने लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो पूछा नहीं जाएगा, ठीक। चलो, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।